हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है संतोष की सरिता। यह पाठ लेखक श्री विपुल ज्वाला प्रसाद जी ने अपने माता पिता की सेवा से जी चुराने वाली तथाकथित आधुनिक एवं सभ्य कहलाने वाली युवा पीढ़ी पर पैना कटाक्ष किया है। इस मार्मिक कहानी के माध्यम से प्रगतिशील एवं उच्चाकांक्षी युवा पीढ़ी को अपने माता पिता तथा घर के बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान और सेवा करने का संदेश दिया गया है। एक दिन नीलिमा दर्शन के बाद लड्डू का प्रसाद बांट रही थी। लड्डू बांटते बांटते वह एक आदमी के पास गई। वह उसे लड्डू देने लगी तो उसने पूरा लेने से इनकार करते हुए अंश मात्र लेकर सिर पर छुआ लिया। कौतूहलवश मैंने उसे गौर से देखा तो देखता ही रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरा कोई पुराना परिचित है। मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि वे नातूखेड़ी के पटेल जी हैं, पर ये यहाँ कैसे? मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मुझे वो दिन स्मरण हो आए जब मैं नाथूखेड़ी में स्टेशन मास्टर था। मेल को ऑल राइट सिग्नल दिखाकर जब मैं ऑफिस में आया तो वहाँ एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बाबू सा, उन्होंने मेरा अभिवादन किया। राम राम का प्रत्युत्तर दे मैं उनसे उनका परिचय पूछने ही वाला था कि वहाँ ऑफिस में उपस्थित मेरे सहयोगी बीच ही में बोल पड़े, आप नाथूखेड़ी गांव के पटेल जी हैं। इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं। हर बाबूसा हाकिम हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है, किसी स्वार्थवश नहीं। वैसे ही कुछ ही दिनों में मेरी पटेल जी से अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी। पटेल जी रोजाना ही मुझे अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा रखी है। अभी तक मेरा परिवार मेरे साथ रहने नहीं आया था, अतः भोजन पटेल जी ही रोज भेजा करते थे। दोपहर हो आई थी, आसमान भी साफ था। सूरज की गुलाबी धूप बड़ी सुहानी लग रही थी। मैं मंदिर पहुंचा। मैंने देखा कि वे लकड़ी का सहारा लिए ठक ठक करते सड़क पर चले आ रहे थे। मैंने कार से उतरकर उनके साथ हो लिया। जयराम जी की पटेल जी उनके साथ साथ चलते हुए मैंने उनका ध्यान बटाया। वह चलते चलते रुक गए। आप कौन भैया जी? मैं पटेल नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे, मैं तो। और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते वे फिर आगे बढ़ गए। मैंने फिर कहा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ काका सा। आप नाथूखेड़ी के भैरूलाल जी हैं। मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर वह चलते चलते बीच सड़क में ही खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नाथूखेड़ी वाला वह शर्मा स्टेशन मास्टर। ओहो, वृद्ध की बाछें खिल गई। मारे प्रसन्नता के मुझसे लिपटने के हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। केवल मेरा हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू सा, पर इतने दूर आप यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है, लेकिन आप इस स्थिति में? सब ईश्वर की इच्छा बाबू सा। उनका चेहरा विषाद से भर गया। फिर भी आपके साथ ऐसा क्या घटा? मैंने उन्हें कुरेदा। आप नहीं मान रहे हैं तो सुनो। नाथूखेड़ी से आपका तबादला होने के बाद घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जर जमीन जायदाद, कुटुंब कबीला आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। रिश्ते नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे परपंच से लगे। उनसे छुटकारा प्राप्त करने को मन बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नकदी, जेवर, जमीन जायदाद दोनों लड़कों में बांट दी। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। अब उन्हें गांव वालों ने समझाया
कि अब इनकी रोटी पानी की जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं एक सप्ताह एक के यहाँ भोजन करता तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ, लेकिन यह सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जब बात मेरे सब्र का बांध टूट गया तो मैंने घर छोड़ दिया और किसी ने मुझे ढूंढने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरीबो भलो और उनकी आंखों से आंसू आ गए। दिन ढल रहा था और ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। चलूं बाबू साहब, काका साहब बोले। कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ। वहाँ तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। सब सुरक्षित ही सुरक्षित है बाबू साहब। वहाँ दालान के एक कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज़्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम नींद ही आती है। आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता? अच्छा बुरा सोचने का काम मेरा है, मैं अपने घर का मालिक नहीं भैया जी। बहुत कहने पर भी वह नहीं माने। उस समय तो मैं घर लौट आया, लेकिन उन्हें घर लाने की तरकीब सोचता रहा। काका साहब के बारे में जब सारी बातें मैंने नीलिमा को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। वह अक्सर कहती कि कैसे निकृष्ट लोग हैं जो बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, इस तरह सताते हैं। जरा भी शर्म हया नहीं बची है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं। उनकी दुआ से घर में सुख चैन समृद्धि आती है। वे परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। नीलिमा के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ाकृत वेदना के बवंडर उठने लगे। आहा, यह शीतल छाया मेरे सिर से तो कब की उठ गई थी। बाबूजी ने कितना कुछ किया था मेरे लिए, तिल तिल जलकर। पर जब सुख के दिन आए तो वे हमसे दूर चले गए। काश आज वे जीवित होते। नीलिमा की राय से एक तरकीब सूझ ही गई और मैंने उन्हें लेने मंदिर पहुंच गया। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर की दालान में उकड़ू बैठे थे। ठंड के मारे उनके दांत बज रहे थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उनके झुर्रियों भरे कष्टयुक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लुनाई फूट पड़ी। सुबह ही सुबह कहा? उन्होंने पूछा। बस आप तक ही आया था, मैंने कहा और झटपट उनके झोले से उनका स्टील का ग्लास निकाला और थर्मस में उनके लिए लाई चाय को उसमें उड़ेल दिया। कोई खास बात तो नहीं? चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। खास बात तो नहीं, मुझे 1.5 माह की ट्रेनिंग पर बाहर जाना है। घर पर नीलिमा अकेली रहेगी। फिर आपके पास आया था, यदि आप वहाँ रहते तो मेरा ट्रेनिंग का समय 1.5 माह आराम से निकल जाता। अच्छा, वह कुछ असमंजस की सी स्थिति में सोच विचार करने लगे। फिर बोले, चलूँ तो सही, ट्रेनिंग से आते ही मुझे यहाँ पहुँचा दे तो। आप निश्चिंत रहें, ट्रेनिंग से आते ही मैं आपको यहीं पहुँचा दूँगा। स्कूटर की आवाज़ सुनकर नीलिमा फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काका सा का सामान उतारा। मैं काका सा को सहारा देकर बैठक तक लाया। 1.5 माह की अवधि के बाद काका सा अक्सर नीलिमा से पूछा करते थे, बहू जी भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? वह उन्हें खूब झूठा दिलासा देती, बस अब आने को है। मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं गया था। नीलिमा से वहाँ मंदिर पर उनके द्वारा उठाए जा रहे दुख देखे नहीं जा रहे थे। मैं रोज घर के पिछले दरवाजे से अपनी नौकरी पर आता जाता था। घर पर नीलिमा उनकी खूब सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। 2-2.5 माह बाद मैं अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हुए। कब आए भैया जी? रात को आया था काका सा, आप सो रहे थे उस समय। ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई? हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। काका सा भोजन कर बैठक में आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाजार जा रहा था कि काका सा ने मुझे आवाज़ दी। अब तो मुझे इजाज़त बख्शो भैया जी। किस बात की काका सा?
मैंने अनजान बनते हुए पूछा। वहीं पंचमुख जाने के लिए। यहाँ आपको कोई परेशानी है? यहाँ मेरे लिए तकलीफ़ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुख है। पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चौकन्ना हो उनको किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा। एक बात पूछूं काका सा? हाँ, क्यों नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते? कभी बेटा बेटी भी पिता स्वयं को बोझ समझता है? इसका मतलब आप हमें पराया समझते हैं। हम पराए हैं तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। वे निरुत्तर हो गए। फिर बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। और अचानक उनकी आंखों से पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। माफ़ी चाहूँ बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं बहुत दिनों से अनादर कर मन दुखाता रहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम भगाओगे तो भी नहीं जाऊंगा। मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो। जुग जुग जियो। उनके हाथ आशीर्वाद से उठे, कंठ अवरुद्ध हो आया था। चौखट की आड़ में खड़े नीलिमा की आंखों में भी आंसू थे। साफ सुथरे वस्त्रों में सुखी संतुष्ट से बैठक में बैठे काकासा को जब इधर उधर से आते जाते देखता हूँ तो हृदय में संतोष की सरिता कलकल नाद करती प्रतीत होती है। मुझे लगता है काकासा ही मेरे बाबूजी हैं। सच मेरे बाबूजी। धन्यवाद।